नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में एक बार पुनः स्वागत है। मैं आज आपके सामने कक्षा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर कक्षा 11वीं विषय भूगोल अध्याय 16 संरचना तथा भू आकृति विज्ञान के पाठ का सार लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का दक्षिण भाग पठारी है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। यह पठार पर्वत एवं पहाड़ियों की श्रेणियों जैसे अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता, कैमोर एवं राजमहल द्वारा सिंधु और गंगा के मैदान से अलग होता है। इसके एक तरफ पूर्वी घाट और दूसरी तरफ पश्चिमी घाट है। इसका सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, जिसके कारण अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इसमें नर्मदा और ताप्ती नदी अपवाद है। ये दोनों नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह विश्व के प्राचीनतम भूभागों में से एक है। इसका निर्माण गोंडवाना लैंड के टूटने के कारण हुआ था। यह प्राचीन आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। इस पठार में कोयले, लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइड और अभ्रक जैसे खनिजों की अधिकता है। यह दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्य में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में खनिज तेल, कोयले के विस्तृत क्षेत्र पाए जाते हैं। इस पठार के दक्षिण भाग में जहां पूर्वी एवं पश्चिमी घाट मिलते हैं, उस स्थान को नीलगिरी की पहाड़ियों से बना हुआ माना जाता है। इसके आगे दक्षिण की ओर अन्नामलाई इलायची पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपीय पठार का भौगोलिक अध्ययन। नर्मदा और सोन नदी संपूर्ण प्रायद्वीपीय भाग को दो असमान भागों में बांटती है। ये दो भाग हैं, मालवा का पठार और दक्कन का पठार। मालवा का पठार, यह पठार उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी से और दक्षिण में विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत तक विस्तृत है। इसकी ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। यह पठार चंबल, सिंध, बेतवा व सोन नदी द्वारा अनेक स्थानों पर खंडित हुआ है। बुंदेलखंड और बघेलखंड तथा झारखंड में छोटा नागपुर का पठार इनके स्थानीय नाम है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसका निर्माण विंध्य क्रम में बलुआ पत्थर तथा क्वार्टजाइट सैलों से हुआ है। गुजरात से जबलपुर तक इन पर्वतों पर लावा सैलों का आवरण पाया जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यह विंध्याचल के समानांतर दक्षिण में नर्मदा व ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। इसे 7 परतों वाला पर्वत भी कहा जाता है और यह मुख्यतः बेसाल्ट व ग्रेनाइट सैलों से बनी हुई है। इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जो 1350 मीटर की ऊंचाई पर है, जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। मैकाल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक 1127 मीटर की ऊंचाई में है, से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थान होता है। छोटा नागपुर का पठार, यह पठार झारखंड राज्य के रांची, हजारीबाग व गया जिले में स्थित है। इसे भारत का खनिज भंडार भी कहा जाता है। यहाँ कोयला, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइड, चूना पत्थर, टंगस्टन व क्वार्ट्ज जैसे खनिज प्राप्त होते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ शिखर है। अरावली पर्वत, इसकी रचना कैम्ब्रिज युग में पूर्व में हुई और यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसका विस्तार गुजरात में अहमदाबाद से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक है। गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, इसकी सर्वोच्च चोटी है, जो माउंट आबू के निकट स्थित है। थार का मरुस्थल, यह अरावली पर्वत माला के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ वनों की दिशा में 150 मीटर तक की ऊंचाई में बलुआ स्तूप, जो जिसे रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 150 मीटर की होती है। ऐसा माना जाता है कि सौराष्ट्र का कुछ भाग अरब सागर में रहा होगा, जिसे नदियों ने भर दिया। दक्कन का पठार, इसका आकार त्रिभुजाकार है। यह पर्वत प्राचीन काल में धरातल के लंबे अंशों तथा दरारों से हुए ज्वालामुखी लावा से जम जाने से बना है। यहाँ ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज व चूना पत्थर सैलों की प्रधानता है। कोयला, लोहा, सोना, अभ्रक, मैग्नेसाइट, बॉक्साइट, हीरा आदि खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट, इन्हें सह्याद्री की पर्वत पहाड़ियां भी कहते हैं। इनका विस्तार सागर तट के समानांतर महाराष्ट्र में ताप्ती नदी घाटी से दक्षिण में कुमारी अंतरद्वीप तक है। ये सतत पर्वत श्रृंखलाएं हैं।
इन्हें केवल थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है। केरल राज्य में स्थित अन्नामलाई की अन्नामुडी शिखर प्रायद्वीप पठार का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई 2700 मीटर है। दोद्दा बेटा 2637 मीटर जिसकी ऊंचाई है। महाबलेश्वर जिसकी ऊंचाई 1438 मीटर है। अन्य महत्वपूर्ण चोटियां हैं। पूर्वी घाट प्रायद्वीपी पूर्वी घाट के समानांतर महानदी घाटी से नीलगिरी पहाड़ियों तक पूर्वी घाट विस्तृत है। ये पश्चिमी घाट से ऊंचा है। ये असतत व अनियमित है, क्योंकि महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि नदियां इन्हें काट काट कर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए अपने डेल्टाओं में उपजाऊ मैदान की रचना की है। ये पश्चिमी घाट से नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं। बस्तर में साल व सागौन वनों की अधिकता है, इसलिए इसे साल द्वीप भी कहा जाता है। बस्तर का दंडकारण्य क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। दक्कन के पठार का दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य में विस्तृत है। यह पठार आर्कियन नीस चट्टानों से बना है। इसे तेलंगाना पठार एवं कर्नाटक पठार में विभाजित किया जा सकता है। तेलंगाना के पठार का उत्तरी भाग पहाड़ी एवं वनों से आच्छादित है। दक्षिण समतल भागों में हैदराबाद एवं सिकंदराबाद जैसे बड़े बड़े नगर बसे हैं। इसके उत्तरी भाग में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी प्रवाहित होती है। दक्षिणी भाग को मैसूर का पठार भी कहते हैं। इसके दक्षिणी सीमा नीलगिरी की पहाड़ियां बनाती है। इसके पश्चिमी भाग में मलनाड के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वोच्च शिखर बाबा बुदन समूह की पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपी पठार का एक अवशिष्ट भाग मेघालय में शिलांग पठार के रूप में विद्यमान है। प्रायद्वीप पठार एवं शिलांग पठार को जोड़ने वाली चट्टानी रचना गंगा के जलोढ़ से ढकी हुई है। मिकिर तथा रेगमा पहाड़ियां शिलांग पठार की बाह्य सीमा बनाती है। इस पठार की रचना भी प्राचीन काल में नीस एवं शिस्ट शैलों से हुई है। प्रायद्वीपी पठार का महत्व। भारत का प्राचीन कठोर भूखंड है, जहां लोहा, कोयला, अभ्रक, मैग्नीज, बॉक्साइट, सोना, जस्ता आदि खनिज यहां से प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जिसके अंतर्गत साल, सागौन, चंदन, ताड़ आदि के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ जल विद्युत उत्पादन की बहुत संभावना है, क्योंकि नदियाँ प्राकृतिक जलप्रपात बनाती हैं। भारत के 90% खनिज, 60% कपास, 70% सूती वस्त्र इसी भाग की देन है, यहीं से प्राप्त होते हैं। यहाँ महाबलेश्वर, ऊटक मंड, पचमढ़ी जैसे पर्यटन स्थल भी स्थित हैं। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी में काजू, कपास, कहवा, चाय, केला, आम, रबर, तिलहन व गरम मसाले की खेती की जाती है। भारतीय मरुस्थल, थार का रेगिस्तान जिसे भी कहा जाता है, यह अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसे भारतीय मरुस्थल या थार का रेगिस्तान भी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, रेतीले टीले, प्लाया, झीलें देखने को मिलती हैं। ढाल के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला सिंधु नदी की ओर का ढाल वाला उत्तरी भाग और दूसरा कच्छ की रन की ओर का ढाल वाला दक्षिणी भाग। इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सभी नदियां मौसमी होती हैं। दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली लूनी नदी यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी है। ये नदियां पलाया नामक सपाट तल वाले गड्ढों में मिल जाती हैं। पलाया क्या है इसे जानते हैं। रेगिस्तान या अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन पलाया झीलों में खारा जल भरा होता है, जिससे पानी वाष्पीकृत होने के बाद नमक बनाया जाता है। तटीय मैदान। प्रायद्वीपी पठार के पश्चिम व पूर्वी भाग सागर तट रेखा में साथ साथ सक्रिय तटीय मैदान विस्तृत है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान जिसका वर्णन है, यह मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। चिल्का झील व पुलिकट झील इस भाग की प्रमुख झीलें हैं। संपूर्ण तट को कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी भाग को गोलकुंडा या उत्तरी सरकार तट कहते हैं। दक्षिणी भाग को कर्नाटक अथवा कोरोमंडल तट कहते हैं। चावल, कपास, गन्ना, तिलहन व तंबाकू की खेतियां यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में होती है। यहाँ के प्रमुख बंदरगाह चेन्नई और विशाखापट्टनम यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं। पश्चिमी तटीय मैदान। यह मैदान अरब सागर और पश्चिमी घाट में मध्य स्थित है। इसके प्रमुख भाग कच्छ प्रायद्वीपी मैदान, गुजरात का मैदान, कोंकण का मैदान, मालाबार तटीय मैदान, केरल का तटीय मैदान है। मुंबई, मंगलोर, कोचीन, मारामागोआ यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं। तटीय मैदानों का महत्व।
पूर्वी तटीय मैदानों में चावल, नारियल, गन्ना, ताड़, आम, सुपारी, काजू, रबर, गरम मसाले, अनानास व केले बहुतायत में पैदा किए जाते हैं। इनकी खेती की जाती है। इसके मालाबार तट व पूर्वी तटीय नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में मछलियां बहुत अधिक मात्रा में पकड़ी जाती है। समुद्री जल का उपयोग नमक बनाने और ज्वारीय लहरों से विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान में केरल के तट पर मोनाजाइट बाल और थोरियम तथा मुंबई के निकट मुंबई हाइट से पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस जैसे अणु खनिज प्राप्त होते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता और जल विद्युत के कारण सूती वस्त्र, इंजीनियरिंग के सामान, एल्यूमिनियम व सीमेंट जैसे बड़े उद्योगों के साथ नारियल की रस्सी, चटाई, दियासलाई, माचिस आदि कुटीर उद्योगों का विकास भी हुआ है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार इन्हीं तटों पर स्थित बंदरगाहों के माध्यम से संपन्न होता है। द्वीपी समूह, जो भारत का भू आकृति का छठवां और अंतिम बिंदु है। भारतीय द्वीपी समूह को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपी समूह, जिसे हम अंडमान निकोबार के नाम से भी जानते हैं। इस द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप स्थित हैं। यह 10 अंश चैनल द्वारा उत्तरी अंडमान और दक्षिणी निकोबार द्वीप समूह से बटा हुआ है। यह द्वीप ज्वालामुखी मूल के हैं। यहाँ इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पतियाँ, जो संवहनी वर्षा इस क्षेत्र में होती है, इसलिए यहाँ पे भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। माउंट डियाबोलो, जो मध्य अंडमान में 738 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और माउंट थुइलर ग्रेट निकोबार में 642 मीटर की ऊंचाई की ऊंच स्थित है, जो यहाँ की उच्च चोटियाँ हैं। दूसरा, अरब सागर में स्थित द्वीप समूह लक्षद्वीप और मिनिकॉय है। यह द्वीप समूह प्रवाल द्वीप के उदाहरण हैं, जो प्रवाल भित्तियों से बने हैं। यहाँ कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें से केवल 11 द्वीपों में मनुष्य निवास करते हैं। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.33 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में अमीनी द्वीप तथा दक्षिण में कन्नार द्वीप स्थित हैं। धन्यवाद दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए। हम इस चैनल के माध्यम से कला संकाय के छात्र छात्राओं के लिए समय समय पर आवश्यक वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।